बच्चों, अभी हम लोग धान की खेती पढ़ रहे थे। उसी क्रम में आज पढ़ते हैं हम लोग श्री विधि से धान की खेती करना। श्री विधि क्या होती है, जैसे कि इसको शॉर्ट में SRI ये देखिए लिखा हुआ है। श्री का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। यस सिस्टम हो गया, R से राइस और I से इंटेंसिफिकेशन होता है। यानी धान की हम सघन पद्धति से खेती करते हैं। तो उसको कैसे करते हैं, इससे देखिए वर्तमान में भारत देश की जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है, उसको देखते हुए उसको बहुत ही अधिक फूड मटेरियल की आवश्यकता होगी। तो वैज्ञानिकों ने एक ऐसी विधि की खोज की, श्री पद्धति, जिससे हम लोग ध्यान रख करके अपने सामान्य उपज से करीब 10 से 30% अधिक पैदावार ले सकते हैं। तो श्री पद्धति क्या है, जो हम लोग थोड़ा सा आप समझते हैं कि श्री एक प्रकार की पद्धति है जिससे भूमि की उत्पादकता और सिंचाई की क्षमता, श्रम की शक्ति और हमारी जो निवेश पूंजी है उस पर हम लोग क्या करते हैं, पूरा दक्षता पूर्वक उसका उपयोग करते हैं। इससे न केवल हमारी उपज बढ़ती है, इसके अलावा हमारी जो है सिंचाई के लिए जो पानी की अधिक आवश्यकता होती है धानों में, उसकी बचत होती है। और इसमें जो होता है कि उसके साथ साथ इसमें हम लोग ऑर्गेनिक खेती करते हैं, कार्बनिक खाद प्रयोग करते हैं, इसमें ज़्यादातर रासायनिक उर्वरकों से बचते हैं। और जो केमिकल उपयोग करते हैं समान रूप से हम लोग इसके लिए कीड़े मकोड़े मारने के लिए, उसको भी हम लोग बचना चाहते हैं। तो सबसे अधिक इसकी विशेषता ये भी है कि हम लोग अधिक पैदावार भी लेते हैं और पर्यावरण का भी बहुत ध्यान रखते हैं। इसमें देखिए अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जो धान के खेत में ज़्यादातर नहीं ये शोर होता है, जो यूरोपियन कंट्री और अमेरिकन कंट्री वाले होते हैं ये शोर करते हैं कि भारत सबसे अधिक जो होता है पूर्वोत्तर जो है देशों में, जैसे चीन, भारत, इंडोनेशिया, थाईलैंड, जापान वगैरह में यहाँ पर ज़्यादा लोग मीथेन गैस छोड़ रहे हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इस कलंक से भी हम लोग बच जाएंगे इस पद्धति को अपनाने से। इसमें पानी हमेशा नहीं खेत में भरा रखते हैं, केवल उसको नमी बनाए रखते हैं खेत में। तो उससे क्या होगा, हमारा जो मीथेन और जो है नाइट्रस ऑक्साइड की जो उत्सर्जन होता है वो भी नहीं होता है। तो पर्यावरण हितैषी खेती हमारी है। तो सिर्फ पद्धति देखिए शुरुआत कहाँ से हुई। इसकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले 1983 में। मेडागास्कर एक देश है, मेडागास्कर, वहाँ पर सबसे पहले जो होता है ये श्री पद्धति की खोज हुई थी, वहाँ पर खेती की गई। तो उसके बाद जब भारत में इसका धीरे धीरे प्रचार प्रसार हुआ, देखा गया कि तो बहुत ही उपयोगी विधि है। तो इसको भारत में 2003 से 2004 तक जो होता है, इसके जगह जगह से परीक्षण किए गए, आंध्र प्रदेश और पूरे भारत में तमाम क्षेत्रों में इसका जो है प्रदर्शन किया गया। देखा गया कि तो बहुत ही उपयोगी विधि है। इसको धीरे धीरे जो है पूरे देश में इस समय अपनाया जा रहा है और जो किसान जो जागरूक हैं इसको कर रहे हैं। इसको ये समय की ऐसी आवश्यकता है कि सभी किसान को इसको अपना करके अपनी अधिक से अधिक पैदावार करें और पर्यावरण की रक्षा भी करें। जिसके लिए देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, खेती करने के लिए हम लोग पहले भूमि का चुनाव करते हैं। जैसे अन्य खेतियाँ करते हैं उससे थोड़ा भिन्न होती हैं। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे नर्सरी डालने का जो समय होता है उसका ध्यान रखा जाता है, और रोपाई करने की जो दूरी होती है उसको रखते हैं, कितनी गहराई होती है, नंबर ऑफ प्लांट्स जो होते हैं, पौधे कितने जो है लगाने चाहिए कि हिल पर, उसका ध्यान रखते हैं। तो थोड़ा भिन्न होता है अन्य फसल धान की जो खेती हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग जब करेंगे इसकी भूमि का चुनाव जो करते हैं, भूमि का चुनाव और खेत की तैयारी कैसे करेंगे। जानते हैं कि धान के लिए सबसे बढ़िया होती है जीवांश युक्त और जल निकास युक्त अच्छी मिट्टी होनी चाहिए। इसमें क्ले और मटियार मिट्टी या दोमट मिट्टी होनी चाहिए। इसमें पर्याप्त मात्रा में जीवांश या कार्बनिक पदार्थों की मात्रा पाई जाती हो। इसके अलावा जब खेत की तैयारी करेंगे इसमें जल निकास का भी बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि जानते हैं इसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। इससे उसमें होता है कि एरेशन होता रहता है, तो हमारे पौधों की वृद्धि भी अच्छी होती है। तो जल निकास के साथ साथ हम लोग अच्छी जीवांश युक्त मिट्टी पसंद करें, उसमें लाइक करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जब खेत की तैयारी करते हैं हम लोग देखिए तैयारी करने के लिए जैसे परंपरागत हम लोग धान की खेती करते हैं, पडलिंग करके वैसे ही करेंगे। लेकिन इसमें जो भूमि शोधन हम लोग करते हैं बहुत आवश्यक होता है। जानते हैं कि भूमि शोधन करने से क्या होगा, तमाम हमारे जो बीमारियां लगती हैं, धान में बता चुके हैं आपको पिछले क्लासों में जो धान की खेती हम लोग पढ़े हैं, उसमें जानते हैं कि इसमें तमाम झोंका है, ब्राउन जो होता है ब्राउन स्पॉट या ब्राउन लीफ स्पॉट है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है, तमाम प्रकार की बीमारियां लगती हैं। तो उससे बचने के लिए हम आप बता चुके हैं कि इसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी और ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम दोनों में से कोई एक फफूंदी होता है। इसको हम लोग सेलेक्ट करके भूमि का जो उपचार करते हैं, इससे ये फफूंदी रोग जितने होते हैं उससे हमको निजात मिल जाती है। हमारी फसल जो होती है पर्यावरण के लिए अनुकूल होती है। तो इसमें जानते हैं कि बताए थे आपको जो ट्राइकोडर्मा होता है, ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा इसकी मात्रा लेते हैं 2.5 kg
2.5 kg मात्रा लेते हैं और 60 से 75 किलोग्राम गोबर की खाद लेकर के इसको मिक्स कर लेते हैं। फिर पानी से इसको नम करते रहते हैं और छाया में रख करके इसको बार बार छींटे मारते रहते हैं। तो 10 दिन बाद इसको अंतिम जब खेत की तैयारी करते हैं तो अंतिम जुताई के समय इसको मिला देते हैं। तो उससे हमारा क्या होता है, जितने फफूंदी जनित रोग पैदा होते हैं हमारी फसलों में वो सब नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा देखिए तमाम धान में कीड़े भी लगते हैं। धान के सबसे बड़े दुश्मन है यहाँ पर कीड़े बहुत अधिक हैं। तो कीड़े देखिए आप जैसे होता है स्टेम बोरर है, रूट बोरर है और इसमें दीमक भी लगता है। आप कटवर्म देखिए, आप सैनिक होता है, सैनिक कीट होता है, इसमें कटवर्म होते हैं। तो उसको नष्ट करने के लिए हम लोग देखिए क्या करते हैं कि एक सबसे बढ़िया इसी तरह से ये कार्बन जो होता है ये बायोपेस्टिसाइड जिसमें केमिकल नहीं होता है, जैसे फफूंदी हमारा ट्राइकोडर्मा है, इसी प्रकार एक होता है फफूंदी और है जो क्या करता है कीड़ों को मारता है, उसको ऐसे बीमारी पैदा कर देता है जिससे वो कीड़े मिट्टी में ही मर जाते हैं, उनकी लार्वा या प्यूपा जो भी होते हैं सब नष्ट हो जाते हैं। तो उस बैक्टीरिया जो हमारा फफूंदी है, फंगस है, उसका नाम है ब्यूवेरिया वैसियाना। ब्यूवेरिया वैसियाना इसका वैज्ञानिक नाम है, ब्यूवेरिया वैसियाना। इसका साइंटिफिक नेम है ब्यूवेरिया वैसियाना। इसकी वजह से हम लोग ट्राइकोडर्मा विरिडी का प्रयोग किए थे। ये प्रकार का फफूंदी है, ये बायोपेस्टिसाइड, इसमें कोई रासायनिक नहीं है, खेतों के लिए कोई नुकसान है। ये केवल हमारे दुश्मन जो कीट होते हैं मिट्टी के अंदर उसको नष्ट करती, बीमार करके समाप्त कर देती हैं। इसकी वही 2.5 किलोग्राम मात्रा हम लोग लेते हैं, वही 60 से 75 केजी जो होता है गोबर की खाद मिलाकर, उसी प्रक्रिया की तरह इसको मिला करके हम लोग नमी की छींटे मारते रहते हैं और 10 दिन बाद अंतिम जुताई के समय मिला देते हैं। इसमें कोई कीड़े नहीं लगते हैं। भूमि उपचार के बाद देखिए हम लोग इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। नर्सरी सामान्य रूप से हम लोग देखिए उसमें नर्सरी जब डालते हैं तो वो उसके लिए हम लोग पडलिंग करते हैं, सब करते हैं, लेकिन इसमें पडलिंग नहीं किया जाता है। इसमें नर्सरी डालने की एक अनोखी विधि होती है और उसके लिए जो होता है बीज की मात्रा भी बहुत कम होती है इसमें आपके सिर्फ पद्धति में, और जो इसमें हमारा एरिया होता है वो भी बहुत कम होता है। जबकि हमारे सामान्य रूप से हम लोग धान खेती करते हैं तो उसमें करीब 700 से 800 स्क्वायर मीटर की आवश्यकता होती है। लेकिन सिर्फ पद्धति में जो हमारा क्षेत्रफल होता है नर्सरी के लिए होता है 100 वर्ग मीटर। सोचिए कितना अंतर है, 100 वर्ग मीटर केवल उसमें हम लोग नर्सरी डाल रहे हैं। अन्य जो होते हैं हमारे सामान्य धान की नर्सरी डालते हैं तो करीब 700 से 800 वर्ग मीटर होता है। तो इसका हो गया। और इसमें बीज की मात्रा देखिए कितनी होती है। बीज की मात्रा जो होती है इसमें, अन्य में होता है कि हम लोग जैसे पतले धान 25 और जो है 25, 30, 35, 40 तक कट रहे हैं, लेकिन इसमें जो होता है बीज, इसमें बीज 6 किलोग्राम। सोचिए 1 हेक्टेयर अगर हमको खेत की रोपाई करना है तो 6 किलोग्राम, यानी हमारे जो होते हैं बीज कितना 90% बीज की हमारी बचत हो जाती है। जबकि अन्य धान में जानते हैं बीज इसका बहुत महंगा होता है, समान रूप से देखा जाए तो हम लोग अगर सर्टिफाइड सीड लेते हैं वही महंगा होता है। तो 90% जो हमारे बीज की बचत हो जाती है, केवल 6 किलोग्राम बीज से ही हम लोग इसको कर लेते हैं। जो सामान्य धान होता है देखिए उसको हम लोग 21 से 25 दिन, 25 से 30 दिन बाद रोपाई करते हैं। लेकिन जो श्री पद्धति में है इसको हम लोग 8 से 12 दिन में ही हम लोग इसकी रोपाई कर देते हैं, तैयार हो जाती है। क्योंकि छोटी जब 2 पत्तियां होती हैं तभी हम इसकी रोपाई कर लेते हैं। इसी कुछ विशेष पहचान। अब देखिए नर्सरी हम लोग तैयार करेंगे कैसे। नर्सरी तैयार करने की विधि 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल जैसे है। तो सामान्य से हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा नर्सरी का पौधा होता है, पॉडलिंग नहीं करते नर्सरी खेत में, सूखे जुताई करके खेत को भुरभुरा कर लेते हैं। उसके बाद इसमें करीब जो सतह से 6 इंच ऊंचाई पर इसका खेत को हम लोग कर लेते हैं, जिससे हम लोगों को जानते हैं कि जो इसमें श्री पद्धति में होता है नर्सरी को हम लोग मिट्टी सहित उसको खुरपी से निकालते हैं। जब ऊंचा रहेगा तो उसको निकालने में आसानी होगी। और इसकी जो रोपाई हम लोग करते हैं, मिट्टी और जो उसका धान का बीज चोल होता है, जो उसका कवर जिसमें धान निकलता है उसका पौधा, उसके सहित मिट्टी सहित हम लोग इसकी रोपाई करते हैं। तो देखिए नर्सरी कैसे डालते हैं। सपोज दैट हमारा खेत है, ये हमारा खेत है, इसमें क्या करेंगे, इसकी जो चौड़ाई होती है ये 4 फुट रखते हैं, 4 फुट की चौड़ाई रखेंगे। और जो होता है लंबाई आवश्यकता अनुसार रखते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, एक नाली बना लेते हैं 1 फुट का, फिर हम लोग बेड बनाते हैं। ये हमारा बेड हो गया, ये नाली हो गई, फिर यहाँ बेड बना लेते हैं, फिर ये नाली हो गई, ये हमारी क्या हो गई, बेड हो गई, और बीच में ये क्या है, ये नाली हो गई। इस पानी से सिंचाई करने के लिए है। यहाँ बैठ करके हम लोग निराई गुड़ाई कर सकते हैं। और यहाँ बैठ करके हमको जो होता है जब पौध हमारी तैयार हो जाती है 8 से 12 दिन की, तो वहाँ से निकालने में सहूलियत होती है। इसकी चौड़ाई खासकर हम लोग 4 फुट ही रखते हैं, यानी 1.25 मीटर। इसकी नर्सरी डालने के लिए कुछ विशेष ध्यान रखा जाता है। देखिए इसमें एक विशेषता है कि जो हम लोग करते हैं इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इस नर्सरी बेड के ऊपर क्या करेंगे,
1 इंच का 1 इंच क्या करेंगे, गोबर की खाद, 1 इंच गोबर की खाद डाल देंगे, पहले बिछा देंगे इस पर। चलो इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। और फिर दूसरे में क्या करेंगे, फिर 1.5 इंच क्या करते हैं, मिट्टी, जो खेत की मिट्टी होती है बारीक, मिट्टी को पाउडर बना करके मिट्टी के ऊपर छिड़कते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर 1 इंच क्या करते हैं, फिर गोबर की खाद, फिर गोबर की खाद रखते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, फिर 2.5 इंच क्या करते हैं, खेत की मिट्टी बारीक करके उस पर बिछा देते हैं। तो ये हमारे हो गए नर्सरी तैयार करने के लिए। जो होता क्या हो गया, हमारा खेत जो होता करीब, देखिए इसकी अगर हम नापे तो 6 इंच चौड़ा हो जाता। सपोज दैट ये हमारी हो गई, ये हो गई हमारी इसकी गोबर की खाद हो गई, ऊपर ये मिट्टी हो गई 1.5 इंच, ये मिट्टी हो गई, इसके ऊपर फिर गोबर की खाद हो गई, ये गोबर खाद हो गई, फिर ये हमारी मिट्टी हो जाती है। इस प्रकार ये कितना हो गया, 6 इंच करीब ऊंचा हो गया सामान्य से सतह से। इससे हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर जो 6 किलोग्राम बीज हमारे रिकमेंडेड है, 6 किलोग्राम बीज को छिड़क करके ऊपर से मिट्टी या गोबर की खाद से उसको ढक देते हैं। उसके बाद पुआल से उस बीज को ढक देते हैं और फव्वारा सिंचाई करते हैं। पुआल से ढकने से फायदा और है कि हमारी उससे खेत की नमी बनी रहती है, और जो होता है धूप से भी बचाव होता है, और जो चिड़िया या बच्ची होते हैं उसके बीज को नहीं खा पाते, उससे भी सुरक्षा होती है। तो हमारी नर्सरी डालने के बाद हम लोग फव्वारा से सिंचाई करते रहते हैं। धीरे धीरे देखिए हमारी जो नर्सरी तैयार हो जाती है। इस नर्सरी को हम लोग मेट या चटाई विधि एक होती है जानते हैं, उस चटाई विधि से भी तैयार कर सकते हैं। कट जो होते हैं हमारे यूरिया के जो होते हैं कट्टे होते हैं, उसको खाली करके हम लोग उसके ऊपर बिछा करके भी मिट्टी डाल करके नर्सरी तैयार करते हैं। और इस नर्सरी डालने की एक चीज़ का और ध्यान रखते हैं कि नर्सरी खेत के पास ही डाली जाए। क्यों? क्योंकि इसका एक कारण ये भी है कि खेत के पास डालेंगे क्योंकि ये पौधे बहुत नाजुक होते हैं, वहाँ पास में तुरंत रोपाई कर देंगे। अगर दूर होगा तो ले जाने में तमाम हमारे जो होते हैं नर्सरी के पौधे डेड हो सकते हैं। और चटाई का भी करते हैं कि पास में हम लोग लेते हैं उसको पूरी चटाई से उठाकर खेत के पास ले जाते हैं, फिर वहाँ रोपाई करते हैं। और हमारी नर्सरी हो गई, इसकी हम लोग फव्वारा से सिंचाई करते रहेंगे। जब हमारी ये 8 से 12 दिन की हो जाए, यानी 2 पत्ते, केवल इसके क्या करते हैं 2 पत्तियां करीब रहती हैं, 2 पत्ती होती हैं पौधे में धान के, तो उसको क्या करते हैं, जो हम लोग 6 इंच करें बैठ कर नाली में से खुरपी से मिट्टी सहित और बीज चोल सहित इसको हम लोग वहां से निकाल करके ले आते हैं खेत में। और खेत में जब रोपाई करना होता है तो हम लोग खेत की तैयारी कैसे करते हैं जानते हैं। खेत तैयारी करने की सामान्यतः जैसे हम लोग पडलिंग करते हैं, उससे पडलिंग कर खेत को तैयार कर लेते हैं। और उसके बाद इसमें जो रोपाई करने की विशेष जो होती है इस पद्धति में अलग टाइप का है। इसमें हम लोग मार्कर करते हैं। मार्कर क्या होता है जानते हैं, मार्कर मान निशान करना होता है। मार्कर होता है धान, इसमें जो श्रिप पद्धति में धान की रोपाई होती है वो 25 गुणे 25 सेंटीमीटर, यानी अन्य धान की देखिए हम 20 गुणे 10 सेंटीमीटर रोपाई करते हैं, लेकिन इसमें वर्गाकार हमारा जो खेत होगा पूरा वर्गाकार पर, एक हील यहाँ रोपेंगे, एक हील यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे ही हम लोग क्रम से। मार्कर क्या करते हैं, रस्सी ले लेते हैं, उसमें लकड़ी या लोहे के जो होते हैं डंडे लगा लेते हैं और पूरे खेत में उससे निशान बना लेते हैं हम लोग। और ये क्रॉस सेक्शन बन जाता है एकदम। क्रॉस सेक्शन बनने से उसी स्थान पर हम लोग कितने पौधे की रोपाई करेंगे, सिंगल वन, केवल एक पौधे की रोपाई, एक पौधे की रोपाई एक निशान पर। जैसे हमारे खेत में ये हमारा ये सपोज दैट ये वर्ग बना हुआ है, ये हमारा वर्ग बना है, केवल एक पौधे की रोपाई करते चले जाएंगे हम लोग इसी वर्ग पर। सिंगल पौधे को अंगुली और जिसे अनामिका और अंगूठे की सहायता से हम लोग उसकी रोपाई करके उसमें हल्का स्प्रेस कर देते हैं। उसमें अधिक पानी नहीं, केवल नमी होनी चाहिए। और उसके बाद अगर नमी की कमी है तो बाद में हम लोग हल्की सिंचाई कर देंगे, जिससे हमारा पौधा बहुत जल्दी उस पर लग जाएगा। तो इतना डिस्टेंस रखने से हमारा जो होता है, क्योंकि इतनी डिस्टेंस इसलिए मेंटेन की जाती है कि जानते हैं कि श्रिप पद्धति में टिलरिंग इसके किले बहुत अधिक निकलते हैं, और हमें जो होती हैं जो इसके कल्चरल क्रियाएं होती हैं, इसकी निराई गुड़ाई होती है, वो करने में सहूलियत होती है। इसलिए हम लोग इतनी डिस्टेंस को मेंटेन करते हैं। अब देखिए एक पौधे को हम लोग एक ढील पर रोकते हैं और गहराई कितना है, 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर इसकी रोपाई करते हैं। इतनी गहराई पर इसकी रोपाई कर देंगे। रोपाई करने के बाद और ये ध्यान में रखें क्योंकि पौधे बहुत नाजुक होते हैं, इसको बल्कि मार्कर वाला जो काम होता है उसको एक दिन पहले ही कर लेना चाहिए और दूसरे दिन रोपाई कर लेना चाहिए। और कोशिश करें कि रोपाई आधे घंटे में हमारी हो जाए, जिससे ये फायदा होगा कि हमारे पौधे मुरझाएंगे और धूप से मरेंगे नहीं। अब हम लोग इसकी रोपाई कर लिए। देखिए इसके बाद आता है कि इसके खरपतवार नियंत्रण इसका कैसे करते हैं। इसमें कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, यानी देखिए सब में केमिकल का हम लोग
यूज करते हैं, तमाम मचेटी या स्टाम या जो होता है 34 होता है ब्यूटाक्लोर करते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं हम लोग केवल कल्चरल प्रैक्टिस करते हैं, यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा ही हम लोग खरपतवार नियंत्रण करते हैं। इसमें एक यंत्र आता है कोनोवीडर, कोनोवीडर जानते हैं सबसे, उसमें उसको उसमें लगे रहते हैं, कटिंग रहती है, उसको एक आदमी लेकर के नम खेतों में घुमाता रहता है। जानते हैं अभी हम लोग देखे थे कि इसको 25x25 सेंटीमीटर पर कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी गैप होता है दोनों के उसमें पौधों के बीच में, तो इससे उसको मशीन चलाने में आसानी होती है और चलाते समय ध्यान रखना चाहिए कि उसमें नमी बनी रहे। तो हम लोग रोपाई के 10 दिन बाद से ही हम लोग क्या करते हैं 3 से 4 बार इसकी हम लोग क्या करते हैं इंटरकल्चर ऑपरेशन कोनोवीडर चलाते हैं। तो इसके उत्पादन में कोनोवीडर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। इससे क्या होता है कि जिसमें खरपतवार होते हैं वो कट करके सड़ जाते हैं, उसमें कार्बनिक पदार्थ बन जाते हैं, और जो खेत में होता है उसका वो एरेशन भी बना रहता है, और खेत में उसकी जड़ों की वृद्धि होती रहती है, पौधों की टिलरिंग भी अच्छी होती है, खेत मुलायम बना रहता है। तो ये कोनोवीडर का भी बहुत बड़ा रोल होता है इसके उत्पादन में। अब सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर देखिए, इसमें पानी की जो होती है करीब 50% बचत होती है। 50% हम लोग पानी, धान में जानते हैं कि बहुत पानी लगता है कि, तो इसलिए इससे 50% पानी बचत कैसे करेंगे। जैसे सामान्य धानों में देखिए करीब 5 जो होता है उसे हमेशा पूरे जो जीवन काल में लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर तक पानी खेत में बना रहता है, लेकिन इसमें क्या करते हैं पानी हमेशा नहीं खेत में भरते हैं। शुरुआत के दौर में इसमें केवल हल्की सिंचाई कर देते हैं, पानी सूख जाता है तो हमारा खेत सूखा रहता है। सिंचाई कब करेंगे, जब इसमें हल्की सी दरारें पड़ने लगी तो हल्की सिंचाई की जाती है, फिर पानी सोख लेता है, हमारे खेत में नमी बनी रहती है। इससे हम लोग 50% पानी की बचत कर लेते हैं। इसके बाद जब खेत में पानी कब रोकते हैं, जब इसमें बाली निकलने लगे, पुष्पावस्था में यानी पेनिकल इनिशिएशन स्टेज में जब इसकी बालियाँ निकलने लगे, तब से लेकर के जब दाना पकने के पहले तक जो उसके है 70% जब तक दाने पक जाएं तब तक के लिए 5 सेंटीमीटर के पानी हम लोग उसमें रोकते हैं। इसके पहले केवल नम रखते हैं। इससे हमें एक और चीज़ होता है कि जो हमारे पानी से तमाम उसमें जो गैसें, हानिकारक गैसें होती हैं, जैसे बताए तभी आपको मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड इससे पानी से निकलती है धान के खेतों से, तो उससे भी जो हमारा वो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पर्यावरण जो गर्म हो रहा है, उससे भी बचाव होता है। जो हम लोग विदेशों से तमाम इस आरोप लगाए जा रहे हैं उससे भी हम लोग इससे बच जाते हैं। तो ये इससे ये फायदा हो गया। अब देखिए सिंचाई हो गई। अब देखिए इसको हम लोग ये ध्यान रखते हैं सिंचाई, इसके लाभ क्या क्या हैं। सिंचाई कर दिए, अब जो हमारे 70% करीब इसमें जो होते हैं पौधे पक जाते हैं, तब क्या करते हैं तो उसके पानी जो होते हैं हम निकाल देते हैं खेत से, और फिर नमी बनी रहती है, हमारा खेत उतने में पक करके तैयार हो जाता है। अब देखिए सिर्फ पद्धति में कितना इसमें केमिकल हम लोग कितना इस्तेमाल किए, कोई नहीं किए। इसके लिए उर्वरक के नाम पर हम लोग क्या किए, कोई उर्वरक नहीं डाले, लेकिन इसमें जो हम लोग खाद और उर्वरक की जगह पर डालें, क्या डालेंगे 15 टन यानी या 150 कुंतल प्रति हेक्टेयर, इतना जो होता है हम लोग गोबर या कंपोस्ट की खाद हम लोग अंतिम जुताई यानी बुआई से 15-20 दिन पहले ही खेत में मिला देते हैं। इसके अलावा इसमें हरी खाद का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। जानते हैं कि हरी खाद जब डालेंगे तो हमारे खेत में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, उसमें नाइट्रोजन आपको खुद ही 40-50 किलोग्राम उपलब्ध हो जाता है। तो हरी खाद भी इसमें जो होता है दूसरी पद्धति में बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो हम लोग जो होता है जब धान की नर्सरी डालें या उसकी उसे 45 दिन में जो हमारी हरी खाद होती है उसकी हम लोग पलटाई कर देते हैं। तो जिस दिन पलटाई करें कोशिश ये करें कि उसी दिन इसकी नर्सरी डाली जाए उस समय के हिसाब से। इसे हम लोग डालते हैं कि मध्य जून में डालते हैं लगभग नर्सरी इसकी। तो उस समय जब हम लोग इसकी पलटाई कर देंगे खरी खाद की, तो वो जा करके जब रोपाई के समय धीरे धीरे हमारा खेत तैयार हो जाएगा। तो हमें उर्वरक ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और कीड़े मकोड़े इसमें अगर लगते हैं तो बहुत हल्के फुल्के जिसका जो केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, नहीं तो हमारी पैदावार जो होती है इससे करीब 15 जो होता है 10 से 30% बढ़ जाती है। अच्छा, इस सिर्फ पद्धति से और लाभ क्या क्या हैं, देखिए लाभ हम लोग जो देखते हैं इसमें कि ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी पर्यावरण हितैषी खेती है, यानी जो सिर्फ पद्धति है ये पद्धति, इससे पर्यावरण तो दूषित नहीं होता और हमारी रक्षा होती है। और ये होता है कि हमारे उत्पादन जो होता है उत्पादन 10 से 30% बढ़ जाता है, बहुत अधिक उत्पादन बढ़ता है इसका। और देखिए इसमें जो होता है बीज की मात्रा हमारी होती है 90% क्या होती है, बच जाती है। 90% बीज हमारा बच जाता है। इसमें केवल 6 किलोग्राम बीज लगता है, जबकि अन्न में 30 से 40 किलोग्राम बीज लगता है। और सिंचाई देखिए, सिंचाई में कितना करता है, सिंचाई
50% हमारा जो होता है सिंचाई से इससे बचत हो जाती है। और जो पौधे की जो लाइफ वो होता है, इसका ड्यूरेशन होता है, पकने का समय होता है, पकने के समय में भी हम लोग इसमें 7 से 10 दिन हमारे उसके कम हो जाते हैं। और सिंचाई करने के ध्यान और रखते हैं, जब हम सिंचाई करते हैं तो इस समान रूप से देखिए इसमें क्यारियां बना ली जाती हैं खेत में। तो क्यारी बना के जब हम लोग बगल से नाली बनाए रहते हैं तो सबसे लास्ट में पहले बार सिंचाई हम लोग करनी चाहिए। तो नाली से जा करके जब हमारा 3rd 4th जो होता है, अगर क्यारी पानी पहुंच गया है तो उसको हमको बंद करके दूसरे क्यारी में पानी छोड़ना चाहिए। इससे क्या होगा, जो पानी क्यारी के ऊपर का हिस्से में है वो धीरे धीरे आगे बढ़ करके पूरे क्यारी में सिंचाई हो जाएगी। तो वहाँ से भी हम लोग पानी की बचत कर लेते हैं। इस प्रकार देखिए श्री पद्धति जो है कितनी लाभकारी है, और जो पर्यावरण हमारी जो है पर्यावरण की रक्षा करती है ये, तो इसको अपना करके हम लोग बहुत ही अधिक पैदावार प्राप्त कर सकते हैं और पर्यावरण को ही बचा सकते हैं। तो सभी किसान भाइयों से हमारा अनुरोध है कि आप लोग इस श्री पद्धति यानी सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन पद्धति को अपना करके अधिक से अधिक पैदावार लीजिए और पर्यावरण में भी सहयोग करिए। तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।